वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन्हें देखकर फिर पार्ट 4 को देखिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली, जेना और एंड्रयू तीनों ही उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए थे जहां से उस स्टाफ की गाड़ी नीचे नदी में गिरी थी। एंड्रयू तो ली को चिढ़ाने लगा था कि मुझे डर है कि मैं हारने वाला हूँ, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। सब वहाँ से नीचे देख रहे होते हैं। असल में इन सबको लगता है कि स्टाफ ने एक्सीडेंट जैसी सेटिंग की और अपनी गाड़ी को खुद पानी में धकेला, जिससे सबको ये लगे कि वो मर चुका है। असल में उस स्टाफ ने डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को उनके कॉम्पिटिटर को बेच दिया था, इसीलिए ये लोग उसकी मौत की तहकीकात में लगे हुए हैं। और अब इनको शक है कि अगर वो नीचे गिरा भी होगा तो ज्यादा दूर स्विम करके तो नहीं जा पाया होगा और जरूर किसी न किसी वीडियो फुटेज में जरूर दिखेगा वो। खैर, अब ये लोग मोजो के पास जाकर पूछते हैं कि उस स्टाफ का कोई वीडियो फुटेज है तो दिखाइए, हमें पता तो चले कि वो दिखता कैसा था। तो दोस्तों वो भी इन्हें उसका फुटेज दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल आदमी था। मोजो कहता है कि जो टीम सबसे ज्यादा डिटेल्स लेकर आएगी उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साइज के हिसाब से तो ये स्विम नहीं कर पाया होगा, लेकिन रोशी उस स्टाफ के वॉच को जूम करके देखती है और बताती है कि ये तो वाटर प्रूफ वॉच है जिसे प्रोफेशनल डाइवर्स यूज करते हैं। और यहाँ से सभी चौंक जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो जरूर स्विम करके आसपास की किसी जगह पे पहुंचा होगा। जिना कहती है मैं तुरंत उस एरिया को छान मारने जा रही हूँ। ली उसे डांटता है कि सबके सामने कहने की जरूरत क्या थी। खैर, मैं भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर देखता हूँ, कहकर दोनों अपनी कार में निकल पड़ते हैं। एंड्रयू क्या पीछे रहने वाला था? अरे कहाँ, वो भी अपनी कार में आ जाता है। जिना सबसे आगे जा रही होती है, लेकिन एंड्रयू और ली बड़ी आसानी से उसे ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं। आखिर सभी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं और उस इलाके के सारे सीसीटीवी के फुटेजेस मांगते हैं। मोजो ने उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लोग आ रहे हैं, इसलिए वो इन्हें फुटेज का हार्ड डिस्क दे देते हैं और कहते हैं कि इसको संभाल कर रखना, कहीं कोई वीडियो लीक न हो पाए। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या करते हैं, फिर तीनों एक कमरे में बैठकर फुटेजेस को देख रहे होते हैं, पर 100 से ज्यादा फुटेजेस होते हैं। एंड्रयू कहता है कि पहले मैं कुछ फुटेजेस देखता हूँ, तुम दोनों आराम कर लेना, फिर तुम लोग देखना और मैं आराम कर लूंगा। इस तरह करते हैं। ली कहता है कि अच्छा, रंग बदलते भेड़िया को मैं पहचानूंगा नहीं क्या? जो भी हो, तीनों मिलकर देखेंगे। जीना और कहती है कि अरे तुम दोनों आराम कर लो, मैं देखती हूँ। पर 2 मिनट में वो बैठी सो जाती है दोस्तों, और ली के कंधे पर सर रख लेती है। वो उसे धक्का देता है तो वो सीधे एंड्रयू को कंधे पर लैंड होती है एंड वो भी उसको दूसरी ओर धक्का दे देता है। लेकिन जिना के सपने में ये सीन कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि वो दुल्हन की ड्रेस में है और ली और एंड्रयू लड़ रहे हैं कि ये मेरी वाइफ बनेगी, ये मेरी वाइफ बनेगी। आँख खुलती है तो दोनों ने उसके गाल पे हाथ रखकर उसे स्टॉप किया होता है। जिना चिढ़ जाती है कि इन दोनों ने मेरी कदर नहीं की एंड फिर तीनों साथ मिलकर फुटेजेस देखने में लग जाते हैं। कुछ देर में ली और एंड्रयू सो जाते हैं और दोनों के सर जिना के कंधों पर होते हैं। जिना दोस्तों अब अकेले फुटेजेस देख रही होती है। अचानक एक्सीडेंट स्पॉट से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर एक कैमरा था जिसके फुटेजेस में वही स्टाफ दिखता है। उसने डाइवर्ट सूट पहना होता है और वो पानी से निकलकर एक कार में बैठकर चला जाता है। जिना गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेती है। अब वो सोचती है कि बेटा तुम दोनों ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया था ना, अब दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सोचकर वो कार नंबर लेकर चली जाती है। और जब रोशी वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों को डांटती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए भेजा गया था क्या? हैं, दोनों चौंक कर उठते हैं तो ना तो हार्ड डिस्क होता है और ना ही जिना ने कार का नंबर लिखा होता है। उसने बस एक नोट छोड़ा होता है कि मैंने उस आदमी को देख लिया है और उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है, तुम दोनों आराम से सोते रहना, ओके। अब दोस्तों जिना अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि पुलिस में है। वो कार नंबर को चेक करता है, ओहो, तो पता चलता है ये रजिस्टर्ड नंबर है ही नहीं, इसलिए इस गाड़ी को पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आसपास के इलाके में मैं चेक करवाता हूँ और देखता हूँ ये गाड़ी किसने देखी है या फिर नहीं। यहाँ से सीधे उसी नंबर प्लेट वाली कार को दिखाते हैं जो ब्रिज के नीचे खड़ी होती है दोस्तों। और तब एक आदमी वहाँ पर आता है और गाड़ी के अंदर बैठे आदमी को रॉबिन के नाम से बुलाता है। तभी गाड़ी का ग्लास नीचे उतरता है और उसके अंदर बैठा आदमी कहता है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैंने अपना नाम कब का बदल लिया है तुम्हें पता नहीं है क्या, और मेरा नाम जॉय है। और यहाँ पर रिवील होता है कि रॉबिन ही वो स्टाफ है जिसने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा किया था। इसी ने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट्स उसके कॉम्पिटिटर को बेची थी। फुटेज में ये मोटा था, लेकिन अब लगता है इसने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया है। और ये आदमी जो उससे बात कर रहा है ना, ये डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर कंपनी का लॉयर है दोस्तों, जिसका नाम है चार्ल्स। इसी ने रॉबिन को पैसे देकर डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को इलीगली खरीदा था। अब वो भी रॉबिन को एक मोटी रकम देकर कहता है कि ये एक लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा, समझे। मुझसे एक और बात याद रखना, और पैसों की उम्मीद तो मत करना, गुड बाय। ये कहकर वो रॉबिन को भेज देता है। रॉबिन तो बड़े मजे से पैसे लेकर निकल जाता है। और रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक कैमरा होता है जो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई कर लेता है और तुरंत सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मिल जाता है कि ये गाड़ी इस जगह पे है। आखिर दोस्तों पुलिस उसको पकड़ लेती है। जिना का फ्रेंड तुरंत जिना को बता देता है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है।
इसी बीच ली और एंड्रयू को लगता है कि जिना जरूरी पूछताछ करने किसी पुलिस स्टेशन में गई होगी, इसलिए वो सियोल के हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। एक पुलिस स्टेशन में जब वो बाहर आते हैं तो जिना वहाँ पहुँच जाती है एंड उन्हें देखकर जिना चौंक जाती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि उस स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया है? अब ये दोनों चौंक जाते हैं कि अच्छा वो आदमी अरेस्ट भी हो गया। अरे यार, तो क्या मैंने बेवजह अपना मुंह खोल दिया? इन्हें तो पता ही नहीं था। खैर दोस्तों, वो आगे कहती है, मैंने ही उस नंबर प्लेट को पता लगाया था, इसलिए पहले मैं जाऊंगी और बोनस पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। कहकर वो पुलिस स्टेशन को एंटर करने वाली होती है, लेकिन ली उसको झट से गले लगा लेता है और कहता है, तुम तो मेरी टीम में हो ना, तुम्हारे बिना टीम सूनी सूनी हो गई है, पता है तुम्हें? और ये तो छोड़िए, पीछे से एंड्रयू भी उस पर झपट पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरी टीम की जान हो, पहचान हो, सम्मान हो, सब कुछ तुम हो। जिना दोनों को धक्का देकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, पर वो वहाँ बैठे रॉबिन को देखकर कहती है, नहीं 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 नहीं, ये तो वो आदमी नहीं है, वो तो बहुत मोटा था। पुलिस वाला कहता है कि देखिए वो नंबर प्लेट वाली गाड़ी इन्हीं की है, समझे? फिर वो रॉबिन से पूछता है, क्या आपने ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी क्या इस आदमी ने आपको ये गाड़ी बेची थी? कहकर वो रॉबिन को उसी का फुटेज दिखाता है एंड वो भी झूठ बोलता है कि हाँ, इसी आदमी ने मुझे गाड़ी बेची थी। वैसे क्या इस आदमी ने कोई जुर्म किया था जो आप पूछताछ कर रहे हैं? अब दोस्तों, पुलिस ऑफिसर तो उसका फिंगरप्रिंट लेना चाहता है, लेकिन उसकी उंगलियों पर ऐसे घाव होते हैं कि फिंगरप्रिंट लिया ही नहीं जा सकता। रॉबिन कहता है, देखिए मैं एक कारपेंटर हूँ, इसलिए मुझे ऐसी चोट लगती रहती है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है, आपने अनरजिस्टर्ड नंबर यूज करके गाड़ी चलाई है, इसलिए जब तक वो आदमी नहीं मिल जाता जिसने तुम्हें ये कार बेची थी, तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा। और दोस्तों फिर क्या था, इन तीनों का प्लान हो जाता है फ्लॉप। यहाँ से इनकी क्लास को दिखाते हैं, जहाँ जेजे बताता है कि कल शाम तक हर टीम की रिपोर्ट्स हमें मिल जानी चाहिए। हमने डोडो ग्रुप की तरफ से इस केस को एनालाइज किया है, जिस टीम का रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से मैच करेगा उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वरना उस टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। असल में जेजे ने पहले से ही एंड्रयू को पेन ड्राइव में सारे केस डिटेल्स को दे दिया था और जाहिर है एंड्रयू जीतेगा। खैर इन्हें कल शाम 6 बजे के अंदर अपने रिपोर्ट्स देने होंगे। फिर जिना तो बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है। इसी बहाने वो पूछ भी लेती है कि इस केस में कुछ और पता चला है क्या? वो कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, पर आपको तो अपनी कंपनी को कल शाम तक रिपोर्ट्स देने हैं ना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा मैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं दोस्तों, जो आई-1 कंपनी के ओनर से मिलने चाहती है। असल में दोस्तों जेजे का प्लान ये है कि वो किमी के पिता नेल की मदद से आई-1 कंपनी के ओनर को धमकाकर उसकी कंपनी को खरीदने की सोच रहा है। अगर वो आई-1 को खरीदने में सफल हो गया तो उन्हें इस केस में अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा और वो इस केस को जीत जाएंगे। लेकिन पैनी आई-1 के ओनर से मिलती है और कन्विंस करती है कि आप अपनी कंपनी डोडो ग्रुप को बेचने के बजाय उसके कॉम्पिटिटर को बेचिए, जो आपकी कंपनी का ज्यादा दाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तब ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सर, मैं नेल को अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी ना बेचे। कहकर वो चला जाता है। अब ओनर परेशान हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं कंपनी बेचने वाला हूँ। तब पैनी को एक कॉल आता है। कॉल के बाद वो आई-1 के ओनर से कहती है, सर अगर आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी बेचोगे तो नुकसान आपका होगा, इसलिए आप उनके कॉम्पिटिटर को अपनी कंपनी बेचिए। और दोस्तों अब आई-1 का ओनर नेल के नाम से जरा डर जाता है क्योंकि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन चुका था, इसलिए वो डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर को ही अपनी कंपनी बेचने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर जिना पुलिस स्टेशन में सो गई थी क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस किसी भी वक्त सच का पता लगा लेगी और सबसे पहले इस तरह उससे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसे एक सपना आता है। जब जिना छोटी थी तो एक फायर एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बारे में सोचकर वो नींद में अपनी माँ का नाम ले रही होती है। तब ली वहाँ पर आता है और तब उसको एक बात याद आती है। जब ली देख नहीं सकता था और जिना उसके घर में काम करती थी, तो एक दिन ली ने जिना से पूछा कि तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम खूबसूरत हो? जिना ने कहा था नहीं। अच्छा, तो तुम क्या बदसूरत हो? जिना ने कहा कि नहीं, मैं बदसूरत भी नहीं हूँ। और इस पर ली ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकता हूँ? जिना ने मना किया तो ली ने कहा था इसका मतलब तुम जरूर बदसूरत होगी, इसलिए छूने नहीं दे रही। और तब उस समय जिना ने कहा था कि ठीक है, छू लो। तब ली ने जिना के चेहरे को छूकर फील किया था दोस्तों। अब भी वो जिना का चेहरा टच करने की कोशिश करता है ताकि वो जान पाए कि ये जिना है या नहीं, क्योंकि जिना तो यहाँ किसी और नाम से आई है ना, इसीलिए। लेकिन अचानक जिना जाग जाती है और कहती है, क्यों गुरु, तुम्हें भी लॉकअप में बंद होना है क्या? ली कहता है नहीं, मैं तो यूं ही देख रहा था। जिना कह देती है कि ध्यान से सुनो, अगली बार मेरे चेहरे पे हाथ रखने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे पे मेरी लात होगी, समझे? कहकर वो मूड होने जाती है। तब ली रॉबिन के पास जाता है जो लॉकअप में बंद है और कहता है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और वो कहता है मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ। अच्छा, तो क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रॉबिन को दोस्तों गुस्सा आ जाता है। तब ली उसके चश्मे को नोटिस करता है और पूछता है, सर ये आपने बिना लेंस का चश्मा क्यों पहन रखा है? वो कहता है तुमसे मतलब, जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अब यहाँ दोस्तों ली को इन पर शक होने लग जाता है। अगले दिन शाम को सभी अपने रिपोर्ट्स सबमिट करने में लगे होते हैं। एंड्रयू तो बिना मेहनत किए जेजे के दिए हुए पेन ड्राइव से डिटेल्स निकाल कर रिपोर्ट बना लेता है और सबसे पहले सबमिट भी करता है। फिर ली की टीम रिपोर्ट देती है
तो मोजो कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आए, सिर्फ 1 मिनट बचा है, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं रिपोर्ट नहीं देता। तब ली कहता है सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मोजो कहता है अगर बहुत जरूरी है तो ठीक है, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ली कहता है कि बात को सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ से अगले दिन इनकी दी हुई रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंकिंग्स दी जाती है इनको। फर्स्ट रैंक पर फिर से ये एंट्री होता है, जाहिर है उसे कंपनी का रिपोर्ट मिला था, इसी वजह से वो फर्स्ट पर आया है। ली अब दोस्तों 9th रैंक पर चला गया है। जेजे कहता है कि यही फाइनल रिजल्ट है, टॉप 8 रैंक्स को ही अगले पड़ाव पर भेजा जाएगा। लेकिन तब मोजो वहां पर आकर कहता है कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी रैंकिंग्स है। वैसे असल में कोर्ट में सेकंड हियरिंग के बाद जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर मार्क्स भी बदलेंगे, इसलिए ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। यह सुनकर जेजे चौंक जाता है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाम को ली ने मोजो से एक जरूरी बात कही थी। उसने कहा था कि जेजे एंड्रयू की मदद कर रहा है। उसने कंपनी की रिपोर्ट्स की डिटेल्स एंड्रयू को दे दी। उस समय मोजो पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो। ली ने कहा था कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड्रयू की रिपोर्ट आपकी कंपनी की रिपोर्ट से ज्यादातर मिलती जुलती होगी। अगर एंड्रयू ने खुद इन्वेस्टिगेट किया होता तो वो एकदम डिट्टो रिपोर्ट नहीं दे पाता। यही नहीं, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना भी था। और दोस्तों इसी वजह से मोजो कह रहा था कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब जेजे तो उस पर भड़क जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होते कौन हो। मोजो कहता है मुझे लगता है कि एंड्रयू को चीटिंग करके हर राउंड में फर्स्ट आ जाता है। कोर्ट में सेकंड हियरिंग का फैसला आने दीजिए, फिर अनाउंस करेंगे फाइनल रिजल्ट को। अब एंड्रयू ली को चिढ़ाता है कि क्यों दोस्त 9th रैंक में जाकर कैसा लग रहा है तुम्हें। पर ली कुछ नहीं कहता दोस्तों, उसको सब पता है। लेकिन अब ली की टीम ठान लेती है कि यहाँ चाहे वो पास हो या फेल, अगर वो थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो असलियत का खुद ब खुद पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर वो कोर्ट का फैसला भी बदल सकते हैं। और इसी इरादे से वो केस को और स्टडी करने लगते हैं। और एंड्रयू की टीम तो जीतने की खुशी में क्लब में यहाँ देखो कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ से डोडो ग्रुप के चेयरमैन के घर को दिखाते हैं, जहाँ चेयरमैन, उसकी वाइफ और नेल बैठे होते हैं। तब वहाँ पर जेजे और किमी भी आते हैं। असल में चेयरमैन नेल के इन्फ्लुएंस को यूज करके ही आई1 कंपनी को खरीदने जा रहा है। नेल कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, आई1 कंपनी अब आपकी हुई समझो। पर दोस्तों ये लोग नहीं जानते कि आई1 का ओनर अपनी कंपनी इनके कॉम्पिटिटर को बेचने वाला है। नेल की मदद के बिना ये डीलिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए चेयरमैन ने उसे और जेजे को भी इनवाइट किया था। वो सबको अंदर बुलाता है। जेजे तो चौंक जाता है कि इसे तो मेरे पास बैठकर खाने में तकलीफ थी, लेकिन अब मुझे खाने के लिए इनवाइट भी कर रहा है। वाह। चेयरमैन कहता है कि तुम मेरी कंपनी के लॉयर हो और नेल ने मुझे बताया कि आई1 कंपनी को कन्विंस करने में तुम्हारा भी हाथ था, इसलिए ज्यादा मत सोचो, आओ खाना खाते हैं। जेजे बड़ा खुश होता है कि आखिर चेयरमैन ने उसको एक बढ़िया दर्जा दिया। दूसरी ओर ली की टीम बार बार रॉबिन का फुटेज देख रही होती है। अब जीना तो तंग आ जाती है कि बार बार देखने से कुछ ज्यादा तो दिखेगा नहीं इसमें। लेकिन ली कहता है कि अगर मुझे इस आदमी की आवाज मिल जाए तो मैं सच का पता 2 मिनट में लगा लूंगा। असल में दोस्तों ली को शक हो गया था कि जो आदमी लॉकअप में है वही रॉबिन है, जो कि इस वीडियो में है। एंड इस फुटेज में उसकी आवाज तो है नहीं। ली कहता है कि इसमें नहीं है तो क्या हुआ, उस दिन कैफेटेरिया में बैठे लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, शायद उनमें से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी और उसकी आवाज भी उसमें जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। हीरो कंपनी में जाकर एक स्टाफ से उस दिन का फुटेज ले लेती है, जो उस दिन कैफेटेरिया में बैठी थी और रॉबिन के वीडियो बना रही थी। उसमें रॉबिन की आवाज को सुनकर ली को पक्का यकीन हो जाता है कि यही आदमी लॉकअप में है, यानी वही रॉबिन। ली तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है कि वही रॉबिन है, उसे छोड़िए मत। पर अब पुलिस कहती है वही वाले सवाल कि बिना प्रूफ के हम 24 घंटे से ज्यादा उसे स्टेशन में नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें प्रूफ भी भेजा जाता है, तो वो ली को रॉबिन का एड्रेस भेज देते हैं, क्योंकि ली उस जगह के पास ही है। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर पहुंचो, हम अभी निकल रहे हैं। इसी बीच रॉबिन दोस्तों अपने घर पहुंचता है। वहाँ जिम के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लगता है खूब वर्कआउट करके इसने अपना वेट घटा लिया है। एक ग्लास के पीछे बड़े बॉक्स में बहुत सारा पैसा होता है, जो इसे डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर ने दिया था। एंड वो बॉक्स को उठाकर वहाँ से भागता है, लेकिन ली की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी थी और दोस्तों रोशे सीधे उसको मार के गिरा देती है। ली और जीना एकदम शॉक हो जाते हैं कि ओह इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। वो नहीं जानते कि रोशे तो एनआईए में थी। इससे पहले कि वो कोई सवाल करते, रोशी कहती है अरे ये बस मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, वैसे फाइटिंग तो कोई भी सीख सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। इस तरह दोस्तों रॉबिन पकड़ा जाता है। अगले सीन में कोर्ट में दिखाते हैं कि इस केस की सेकंड हियरिंग है और शायद फैसला भी सुनाया जाएगा। डोडो ग्रुप का लॉयर यानी जेजे और कॉम्पिटिटर का लॉयर चार्ल्स वहाँ पर आए होते हैं। डोडो ग्रुप के लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, ये सोचकर कि आई1 कंपनी तो उनकी हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर दिखाते हैं कि आई1 का ओनर डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर के साथ डीलिंग साइन कर चुका है। और जब ये खबर नाथन को मिलती है तो वो जेजे को कॉल लगाकर खूब चिल्लाता है कि अगर हम ये केस नहीं जीते तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। तुम तो कह रहे थे कि आई1 हमारी होगी, पर वो तो हमारे कॉम्पिटिटर को कंपनी बेच रहा है। जेजे की यही धड़कन रुक जाती है और यहाँ कोर्ट में हियरिंग होती है शुरू। अगर आई1 कंपनी डोडो ग्रुप की हो जाती तो शायद वो इनके सपोर्ट में गवाही देते, लेकिन अब वो भी इनके हाथ से निकल चुका था। अब चार्ल्स कहता है कि डोडो ग्रुप ने हमारी कंपनी के पेटेंट्स को चुराकर अपनी कंपनी के फायदे के लिए यूज किया है।
ये रहा प्रूफ, कहकर वो कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट करता है जो डोडो ग्रुप के स्टाफ यानी रॉबिन ने पैसों की खातिर चार्ल्स को दिया था। पर जेजे कहता है ये सरासर झूठ है, इन्होंने हमारे स्टाफ रॉबिन को पैसे देकर इस तरह का रिपोर्ट लिखवाया है। हमने इनकी कंपनी के पेटेंट्स नहीं चुराए, हम सब ये समझ रहे थे कि रॉबिन मर चुका है लेकिन वो तो जिंदा है, ये रहा उसका प्रूफ, कहकर वो एक पेन ड्राइव में उसका फुटेज कोर्ट में पेश करता है। चार्ल्स कहता है कि अच्छा वो होगा जिंदा तो इसमें हमें क्या, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उसको पैसे देकर ये रिपोर्ट लिखवाई, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जज अब जेजे से कहते हैं कि ये एकदम सही सवाल है, क्या आपके पास उसका प्रूफ है? जेजे बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसके पास इसका कोई प्रूफ है नहीं। प्रूफ न होने की वजह से जज कॉम्पिटिटर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है लीगी। वो पुलिस को साथ लाया होता है जिन्होंने रॉबिन को अरेस्ट कर लिया था। वो कोर्ट को बताता है कि यही है रॉबिन, फुटेज में मोटा था लेकिन अब वर्कआउट करके फिट हो गया है। उसको देखकर चार्ल्स के पसीने छूट जाते हैं कि इसे इन लोगों ने पकड़ा कैसे। यहाँ पर होता है पार्ट 4 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 5 का, और आप और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर